वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ के मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को एक प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखें, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की बात आती है किसी भी प्लेन में, तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। सेकेंड वेक्टोरियल फॉर्म है एंड थर्ड जो हमारा है पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। तो इसमें अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात अगर करते हैं तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म दोनों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद हमको वेक्टोरियल फॉर्म भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है आज का, ये अंत तक बने रहिए मेरे साथ और देखिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर ले लेते हैं तो उसको हम कैसे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ज्योमेट्रिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए फटाफट इसको हम मिटाते हैं और शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जो हम लिखे थे ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले लेते हैं, सपोज कर लें z इक्वल्स टू आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई। तो यहाँ पे देखें, सपोज कर लें कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, एक पॉइंट से इसको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जिस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का जो नाम होता है, क्या नाम होता है? आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन नाम होता है। देखें, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किए हो कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सपोज कर लें कि कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं x कामा वाई, तो कहते हैं कि इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना x कामा वाई, और इसको जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस एंड ओरिजिन, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो जब कार्टेशियन प्लेन की बात आती है तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी एक्स कामा वाई, और इस पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से क्यू मान लें, तो यह जो लेंथ होता है, मीन्स यह जो एक्स वाली बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट P का जो एब्सीसा होता है हमारा x कहलाता है, और पॉइंट P का जो आर्डिनेट होता है वो क्या कहलाता है, y कहलाता है। तो आर्डिनेट की जब भी बात आती है तो परपेंडिकुलर की बारे में सोचते हैं, एब्सीसा मीन्स हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ x हमारा एब्सीसा कहलाता है एंड वैल्यू ऑफ y हमारा क्या कहलाता है, आर्डिनेट कहलाता है। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े। तो यह x एक्सिस कहलाता है और ये क्या कहलाता है, y एक्सिस में। जो मीन्स यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन होता है वो क्या कहलाता है, y एक्सिस होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और यह जो O होता है, O मीन्स होता है ओरिजिन, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी तरीके से जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को प्लेन में रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं, तो ज़रा देखा जाए। यहाँ पे दो एक्सिस हम लिख रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे या अगर इसको कह दें कि यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ज़रा समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की बात आती है, जिस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पे ओ एक्स एंड ओ वाई जो भी प्लेन है यहाँ पे, तो इस प्लेन का नाम क्या होता है, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन नाम होता है। एक बार और सुन लें, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, तीनों एक ही नाम होता है, ठीक है। तो देखें, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी z माने z इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट P से। तो सपोज कर ले कि यह हमारा पॉइंट क्या है, P है, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या लिख देंगे, x कामा y है। देखें, x क्या है हमारा रियल पार्ट्स है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो जब भी पॉइंट के फॉर्म में लिखना होगा तो रियल पार्ट्स कामा इमेजिनरी पार्ट्स, आई बात समझ में, रियल पार्ट्स कामा इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम क्या करेंगे,
एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इससे। तो देखिए जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं क्यू, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं क्यू। और इस पी से और ओ को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम ज्वाइन कर दिए, समझे, इसको ज्वाइन कर दिए। और यह लाइन हो गया ओपी, और कह दे रहे हैं कि ओपी जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा है। इतना तो हम बता दिए। अब सबके बारे में डिस्कस करने चले हैं कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं। तो जरा देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको जोड़ते हैं। सभी लोग कहते थे कि ये रियल एक्सिस है, ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। बट इसका नाम रियल एक्सिस क्यों पड़ा, इसका इमेजिनरी एक्सिस क्यों पड़ा, इसके बारे में हम बता देते हैं। देखें यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इक्वल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, या कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। किस पे, एक्स एक्सिस पे 0 होता है। जरा इस बात को समझेंगे। जब ये सबको पता है कि y कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे 0 होता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी कितना है, x प्लस आई वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब इसमें y की वैल्यू 0 कर रख देंगे तो z इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और x क्या होता है, हमारा रियल पार्ट्स होता है। तो देखें z क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया। देखें z क्या हो गया, प्योरली रियल हो गया। तो z इक्वल्स टू एक्स मीन्स प्योरली रियल। इसका मतलब जो x एक्सिस है वो क्या कहलाएगा, रियल एक्सिस कहलाएगा, प्योर रियल एक्सिस कहलाएगा। देखें इसमें y 0 हो गया, इसलिए इसका नाम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, रियल एक्सिस नाम होता है। अब तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसका नाम क्या हो जाता है, समझेंगे कि रियल एक्सिस हो जाता है। ये बात 100% समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सभी लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब इसमें हम x कोऑर्डिनेट अगर 0 रख देते हैं तो z इक्वल्स टू आई वाई हो जाएगा। z इक्वल्स टू आई वाई मीन्स i जो है y के साथ चिपका हुआ है। तो ये इमेजिनरी की बातें आ गई ना। तो यहाँ पे देखें रियल नहीं है, आई वाई है, इमेजिनरी फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि y के साथ i चिपका हुआ है। इसका मतलब z क्या है, हमारा प्योरली इमेजिनरी है। देखें ये रियल है ही नहीं, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। इसलिए ये y एक्सिस की बात जब भी करते हैं तो y एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। y एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y एक्सिस हमारा क्या होता है, समझेंगे। इसी तरीके से हर चीज़ों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि याद देखिए, याद करने से तो ठीक है, याद हम तो कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, लेकिन जानना भी चाहिए कि वो आखिर में आया कैसे, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यह क्या कहलाता है, इमेजिनरी एक्सिस। तो 100% हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि यह रियल एक्सिस बातें समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी एक्सिस क्यों इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, क्यों इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और रही बात ओरिजिन, तो ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो ओरिजिन कहिए, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोल बोलते हैं, POLE। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस एंड दोनों जो यहाँ पे दोनों जो लाइनें हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं। अब देखें, अब सारी बातों को हम लोग डिस्कस करना है। तो यह हमारा यह जो प्लेन है, जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करें, इस प्लेन का नाम क्या होता है, तो देखेंगे आर्गेंड प्लेन, या पॉइंट P जिस प्लेन में आ रहा है उसका नाम क्या होता है, आर्गेंड प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या गॉसियन प्लेन। तीनों नाम से जानते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में क्या रहता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है आर्गेंड प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात कर दें तो आर्गेंड प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। गॉसियन प्लेन का नाम बहुत कम आता है। खैर हम लोगों को जानना है कि आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड गॉसियन प्लेन। गॉस एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। गॉसियन जो एक मैथमेटिशियन है उन्हीं के नाम से एक गॉसियन प्लेन हुआ है, ठीक है। अब देखें, तो अब यहाँ पे अब हम यहाँ से किसी P को तो कह दिए कि P को इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा इस एक एक चीज़ों को समझना है। रियल एक्सिस के बारे में बता दिए, इमेजिनरी एक्सिस के बारे में बता दिए, है कि नहीं। यहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी बातों को हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब देखें, यह जो लेंथ ऑफ OP है, यहाँ पे समझेंगे, लेंथ ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन मीन्स OP हो गया, समझे। लेंथ ऑफ P चाहे
यहाँ से लेंथ ऑफ ओपी मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन, क्या क्या मतलब है। यहाँ जो लेंथ ओपी है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ ओपी, ठीक है, लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं समझेंगे। लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, कि दैट इज मॉड जेड इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ओपी के, समझेंगे। मीन्स अगर किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखा जाए, बस इतना ध्यान देना है कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन मीन्स पोल से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ओपी इसको बोलेंगे। तो उसके डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है उसके मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जब भी मॉडुलस की बात आएगी तो इतना ज़रूर समझना है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं, मीन्स पोल से मेजर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ओपी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और जब मॉडुलस ऑफ जेड हो गया तो अब जरा समझ लें कि मॉडुलस ऑफ जेड सभी लोग पढ़े हैं, किसके इक्वल होता है, जरा समझ लें यहाँ पे। तो यहाँ पे समझना है, देखें ओ से क्यू का डिस्टेंस अगर x है इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, और ये कितना है, y है, और ये हमारा कितना हो गया, मॉड जेड हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, मॉड जेड हो गया। तो मॉड जेड किसके इक्वल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि √x² प्लस y², देखें 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो x² प्लस y²। तो मॉडुलस को सभी लोगों ने पढ़ा। तो मॉडुलस क्या क्या मीनिंग है, हम लोग जब भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मॉडुलस का मीनिंग भी यहाँ पे हम लोग देख लिए कि मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो लेंथ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, लेंथ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो ये तो मॉडुलस ऑफ जेड की बातें हो गई। इसके बाद जरा देखें एंगल की बातें आ रही हैं कि एंगल यहाँ पे थीटा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो देखें ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट द एंगल, इसको भी समझना है यहाँ पे, द एंगल थीटा विच ओ पी, समझेंगे कि विच ओ पी मैक्स विद एक्स एक्सिस, ठीक है, मैक्स विद एक्स एक्सिस, क्या लिखा गया है, द एंगल थीटा विच ओ पी मैक्स विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन द एंटी क्लॉक, in the anti-clockwise sense, in the anti-clockwise sense is called, समझेंगे, is called argument, क्या समझेंगे, is called argument, is called argument और एम्पलीट्यूड, समझेंगे यहाँ पे ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहलाएगा, ठीक है। तो एक नई बातें क्या सीखने को मिला कि द एंगल थीटा विच ओपी मैक्स विद एक्स एक्सिस in the anti-clockwise sense is called argument or amplitude of z। इसको कैसे डिनोट करते हैं, and it is denoted by, इसको भी जरा हम लोग देख लें कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको नोटेशन की बात आएगी तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं तो ज़रा देख लें। एंड इज डिनोटेड बाई कहाँ लिखा जाए, चलिए इसी में हम कहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसमें तो यहीं चलिए लिख लेते हैं कि एंड इज डिनोटेड बाय, देखें एंड इज डिनोटेड बाय किससे, ए आर जी ऑफ जेड, देखें ना, ए आर जी ऑफ जेड या ए एम पी मतलब एम्पलीट्यूड,
AMPRZ। तो देखिए ARG मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देयरफॉर चाहे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। तो थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। एक बार और सुन लेंगे कि इस केस में थीटा हमारा क्या कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का आर्गुमेंट कहलाता है। मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन किए। तो यहाँ से दो चीज़ें हम लोग सीखे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन में, और जिस प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम क्या होता है, आर्गैंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन। एक बातें सीख लिए। दूसरी बातें यहाँ से सीखे कि जब हम इस पॉइंट P का जब ओरिजिन से लेंथ फाइंड करते हैं, मीन्स एक लाइन सेगमेंट OP फॉर्म कर रहा है ना यहाँ पे, मीन्स यहाँ से लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP, ऐसे कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP है ना यहाँ पे, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, या ऐसे कह सकते हैं लेंथ ऑफ OP। जब OP की बात आ गई तो लाइने सेगमेंट है ना यहाँ पे, तो द लेंथ ऑफ OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और मॉडुलस की बातें आ गई तो किसके इक्वल हुआ, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देख लिए। फिर नेक्स्ट बातें आ गई कि जब थीटा की हम बात करें तो थीटा क्या यहाँ पे हुआ, थीटा को हम क्या बोलेंगे, तो लिखे द एंगल थीटा विच OP मैक्स विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। मतलब यह जो थीटा होगा, ठीक है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो जो भी थीटा होगा इसको क्या बोलते हैं, आर्गैंड बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, या तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ARG स्मॉल में लिखा गया, स्मॉल ARG, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है। अब ये किसके इक्वल होते हैं, तो डिनोट तो कर दिए, ये किसके इक्वल होता है जरा उसको देखा जाए, ठीक है। तो चलिए ऊपर हम मिटा देते हैं और ये किसके इक्वल होता है इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि ये आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब भी आर्गुमेंट की बात आएगी तो जरा देखें, इस ट्रायंगल से देख लेते हैं, तो यहाँ से क्लियरली समझेंगे, यहाँ से क्लियरली इस ट्रायंगल की बातें अगर करते हैं तो tan थीटा, देखें tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y बाई, देखेंगे यहाँ से y बाई एक्स, और y का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन क्या होता है, रियल पार्ट्स ऑफ जेड। y का मतलब इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन x का मतलब रियल पार्ट्स ऑफ जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर tan, यहाँ से थीटा की अगर हम बात करेंगे तो जब भी थीटा की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ पे समझेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ जेड, वेरी सॉरी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो यहाँ से इसका मतलब कि यह आर्गुमेंट इक्वल है किसके, इसी थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ARG आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना होता है, थीटा, और ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, समझेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रियल पार्ट्स ऑफ जेड होता है, ठीक है। ये तो आर्गुमेंट की बातें आ गई, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के आर्गुमेंट की बातें आ गई कि आर्गुमेंट कितना होता है, आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन जेड अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ जेड होता है, मीन्स y बाई एक्स होता है। अब देखें यहाँ पे समझेंगे, इस फॉर्मूले से को याद भी रखना है कि इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन जेड अपॉन रियल पार्ट्स ऑफ जेड। अब जरा देखा जाए, अब यहाँ पे अब थीटा की बातें आ गई कि थीटा की आर्गुमेंट कितना होगा, थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने चलें इसी में कि ये जो थीटा लिखा गया है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। थीटा की बातें देखें, अगर देखा जाए आर्गुमेंट की बातें देखा जाए, थीटा की बातें अगर हम लोग देख लेते हैं तो आर्गुमेंट यहाँ पे इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो जाएंगे यहाँ पे,
तो यूनिक आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए समझेंगे इस केस में अगर थीटा की बात करें तो सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फिनाइट आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो अगर यूनिक आर्गुमेंट फाइंड करना होगा तो इस केस में कहा जाता है कि आर्गुमेंट जो होता है इसमें थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वेरिएशन जो होता है, ठीक है, इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं। देखें, दो तरीके का आर्गुमेंट हम लोगों को डिस्कस करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल की ही बात करेंगे। इस केस में अगर थीटा की बात कर लेते हैं तो फॉर ऑल थीटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, फॉर ऑल थीटा इज वेरीज फ्रॉम -π टू π होता है, ठीक है। मीन्स इस केस में यूनिक हमको आर्गुमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे बात करेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट आर्गुमेंट मिलता है, जिससे बचने के लिए इनफाइनाइट में रिपीटिशन भी आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि -π से लेकर के π तक के बारे में अगर सोचें तो यहाँ पे यूनिक आर्गुमेंट हमको मिलने लगता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसका मतलब ये बातें तो समझना है, नोट में समझना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या समझना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वेरिएशन होता है बिलोंग्स टू, याद रखेंगे कि -π टू π होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की हम बातें बोलें कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड बिलोंग्स टू -π टू π होता है। 100% ये बात समझ में आ गया होगा। या तो इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल की बातें हम करेंगे, लेकिन इस अभी नहीं, जनरल की बातें कि जनरल कितना होता है हम सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ों को बताएंगे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हमको यहाँ पर जो डिस्कस करना है यहाँ पे, तो अभी तक हम लोगों ने यही सीखा कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है, -π से लेकर के π तक होता है, ठीक है। अब देखें, अब इसके बारे में आर्गुमेंट की क्या खुद की एक प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट जो होता है, ठीक है, वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट होता है। समझेंगे कि जो आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो वो कितना होता है ज़रा उस पर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। और चलिए, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम बातें यहाँ पे करते हैं, ठीक है। समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, लेकिन ये है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम आर्गुमेंट की बातें करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट हम फर्स्ट ले रहे हैं, 4 डायग्राम से इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मान लें हम बातें कर रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम हमारा ये है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, और ये क्या है, हमारा पोल है। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस एंड पोल। चलिए यहाँ पे अगर हम बातें करते हैं, आर्गुमेंट की बातें करते हैं और मान के चल लेते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमारा है, तो समझेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लें कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये जेड। अब देखें, ये हमारा पी जेड है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखें कि यह जो आर्गुमेंट है, यह इस पॉइंट पी का अगर आर्गुमेंट फाइंड करें, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे जेड फाइंड करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल कितना ले लें, हम थीटा ले लें, और थीटा को कितना मान ले रहे हैं, अल्फा मान ले रहे हैं। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें अगर हम करते हैं तो इस केस में थीटा या अल्फा हम कैसा ले रहे हैं, एक एक्यूट एंगल ले रहे हैं। इस केस में थीटा इक्वल टू जो अल्फा लिख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या लिखा कि अल्फा इज एन एक्यूट
एंगल, एक्यूट एंगल हम लिए हैं, समझेंगे क्या ले लिए यहाँ पे, एक्यूट एंगल ले लिए। तो इस केस में अगर हम आर्गूमेंट की बात करते हैं तो सिंपल सा है कि इस केस में तब आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, tan इक्वल यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो समझेंगे कि इस केस में हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा मीन्स कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स समझेंगे यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या tan इनवर्स y बाई एक्स, y का मतलब देखें यहाँ पे कौन सा पार्ट्स है, इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स, ये तो इसमें आ गए, ठीक है। ये तो एक्यूट की बातें हम किए हैं। नेक्स्ट हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे समझेंगे यहाँ पे, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलें, अगर हम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलें, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं लाइक दिस, इस तरीके से कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड हमारा पोल। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कि इस केस में रियल पार्ट्स भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अरे प्लस प्लस साइन जो होता है सभी लोग पढ़े हो। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहचान क्या है कि रियल पार्ट्स हमारा लेस देन जीरो मीन्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सभी लोग पढ़े हो ना, माइनस प्लस वाली साइन, वही लिख रहे हैं। तो अगर पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखेंगे अगर ये पॉइंट P यहाँ पे ले लेते हैं PZ, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट से। अगर इसको ओरिजिन से हम ज्वाइन कर दें पोल से, तो यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से अगर इसको हम नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं है। देखें तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, अल्फा हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल है। जब अल्फा एक्यूट एंगल है तो इधर से तो कितना हो जाएगा, देखेंगे ये तो अल्फा हो गया, अल्फा हो गया ना, एक्यूट एंगल की बात हम बोले हैं, पहले एक्यूट एंगल की बात बोल रहे हैं। अल्फा हमारा कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से सारा काम करना है। अल्फा कैसा है, एक्यूट एंगल, देखें मॉड में भी लिखे हैं एक्यूट एंगल है। अब देखें तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है, तो इधर से कितना हो जाएगा, ये तो इधर से हो जाएगा, समझेंगे कि ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम गए, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और अल्फा किसके इक्वल है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स। ये बात 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट की बातें करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एक चीज़ों को समझना है क्योंकि यही पे सारा कहानी है। थर्ड क्वाड्रेंट की बातें करते हैं, देखेंगे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बातें करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक दिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बातें करते हैं तो सबसे तो पहले जाने कि अल्फा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो चलिए ये हमारा, ये यहाँ पे कोई जेड है, कोई जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, PZ है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो है समझेंगे यहाँ पे x भी लेस देन जीरो है और y भी लेस देन जीरो, जानते कि दोनों माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो ये तो हमारा अल्फा हो गया क्योंकि फर्स्ट के हेल्प से ही सारा काम कर रहे हैं। अल्फा कैसा है, एक्यूट है, तो एक्यूट है तो x एक्सिस से तो एक्यूट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब समझेंगे, अब यहाँ से देखें कि तब यहाँ से कितना एंगल हो जाएगा, इस तरीके से अगर देखें तो समझेंगे, अगर ऐसे मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, बट सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, या इसी को कितना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, माइनस पाई प्लस अल्फा, या समझेंगे कितना, माइनस पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई लिख सकते हैं। कब, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तब। अभी इससे जुड़ी बातें हम खास बातें बताएंगे कि अगर ये तो क्लॉकवाइज सेंस में ली है तो ऐसा हुआ, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले तो कितना होगा। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम समझाएंगे। देखें अब हम, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बातें हो गई। अगर हम फोर्थ में आते हैं, समझेंगे, क्योंकि हम रटने वाला काम बिल्कुल नहीं बताएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन हो गया।
अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करते हैं, ठीक है, फोर्थ की अगर हम बातें करते हैं, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स पहला जो फिगर है फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेकेंड फिगर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड फिगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और फोर्थ फिगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेके चलें, सपोज कर ले पॉइंट ये है, ये पीजेड हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये पीजेड कोई पॉइंट है। एक यहाँ पे थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो चलिए इस थीटा मीन्स अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कैसा है, एक्यूट एंगल, तो लाइक दिस ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया। तो देखिए एक्यूट एंगल तो ही है, लेकिन इसका सेंस कैसे है, देख रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखें कि इस केस में आर्गूमेंट कितना हो गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, माइनस अल्फ़ा हो गया। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें करेंगे तो देखें चार डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, चारों को अगर एक साथ यहाँ पे हम देख लें तो देखें चारों को अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेके चलेंगे, अल्फ़ा, सेकेंड में अगर आता है तो पाई माइनस अल्फ़ा, समझेंगे, थर्ड में आता है तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, एंड फोर्थ में आता है तो माइनस अल्फ़ा। ये हमारा आर्गूमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का। अगर वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मीन्स वो जो पॉइंट फर्स्ट में लाई कर रहा है तो अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू देख ही रहे हैं, सेकेंड में लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में आ रहा है तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, एंड फोर्थ में आ रहा है तो माइनस अल्फ़ा। और इस क्या पहचान है कि इस केस में जो रियल पार्ट्स होगा ग्रेटर देन जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो याद करने का जो तरीका है कैसे होगा, देखें इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या तो साइन हम ऐसे लिख दें, दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक माइनस तो एक प्लस हो जाएगा। इसमें अगर लिखेंगे तो दोनों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसमें लिखें तो एक प्लस दूसरा माइनस, तो घबराने की बात नहीं है, वही पुराना तरीका जो सभी लोग पढ़े हैं, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, वही तरीका है, कुछ घुमाने वाली बातें नहीं है। बस आर्गूमेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में आर्गूमेंट, सेकेंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा और फोर्थ में कितना होगा। तो पहले ही हम बताए हैं कि जब आर्गूमेंट हम माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में चलते हैं तो क्या मिलता है, यूनिक मिलता है, ठीक है। तो यही इसीलिए वेरिएशन डाला जाता है माइनस पाई से प्लस पाई, ताकि यूनिक मिले। वो इस तरीके से अगर हम कह देते तो यहाँ पे इनफाइनाइट आर्गूमेंट हमको मिलने लगते, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, अभी जो हम बोले हैं, बहुत खूबसूरत सी चीज़ बताने चल रहे हैं कि आखिर में है, इधर देखें ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए हैं, बट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आया तो कहाँ हम क्लॉकवाइज सेंस में ले लिए हैं। आखिर इसको भी तो हम एंटी क्लॉकवाइज में ले सकते थे। तो चलिए इसको हम बताने चल रहे हैं कि क्यों हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस नहीं लिए हैं, किसके लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए, क्यों हम क्लॉकवाइज सेंस लिए हैं, और फर्स्ट सेकेंड के लिए हम क्या लिए हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। देखें फर्स्ट और सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, थर्ड और फोर्थ के क्लॉकवाइज लिए हैं। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर इस पे आते हैं, और सबका कंक्लूजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार और सुन लें, फर्स्ट फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड फिगर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड फिगर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ फिगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें। अब देखें यहाँ पे ये जो भी हम लोग डिस्कस किए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे डिस्कशन किए हैं, जनरल आर्गूमेंट की बातें नहीं किए हैं, ओनली प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। अब जरा देखें, समझेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्गूमेंट आर्गूमेंट ऑफ जेड मीन्स प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड की बातें की है। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज वेरीज फ्रॉम लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। आर्गूमेंट जेड का जो किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से लेकर के पाई तक बिलोंग कर रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल रहे हैं। या ए लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है। समझेंगे, इस चीज़ों को समझना है। ऐसे देखें, सबसे तो पहले हम
जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर फर्स्ट में आता है, समझेंगे ये 0 है और ये पाई है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो 0 से पाई का वेरिएशन, ठीक है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे 0 से पाई तक। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज में ले लेते हैं, देखिए यही क्लॉकवाइज में ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि -पाई से 0 की बातें आ गई। देखेंगे लिखा गया है -पाई टू पाई, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ो। अगर बीच में 0 आ जाए तो एक यह चलेगा, दूसरा माइनस से यह चलेगा, 3 चलेगा, ये चीज़ चलता है। ये इसका मेजरमेंट एक किस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज में और एक इसमें है क्लॉकवाइज में है, ठीक है, माइनस में है। तो अब यहाँ पे समझें चीज़ों को, एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आखिर में क्यों ऐसा लिए। हम स्पेशली थर्ड और फोर्थ की बातें करने चलें, बाकी तो ये तो ठीक है अपनी जगह पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड और फोर्थ की बातें करते हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ की। ये थर्ड डायग्राम, अभी हम क्या बोले यहाँ पे, यह जो पॉइंट P था, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का पॉइंट P था, जहाँ पे अल्फ़ा क्या था, एक्यूट था, तो ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस से कितना एंगल हो गया, अल्फ़ा मीन्स एक्यूट एंगल, देख सकते हैं 90 से कम है, ये एक्यूट हो गया। अब ज़रा देखें कि इसका मेजरमेंट, समझेंगे इसका मेजरमेंट हम इस तरीके से करते, लाइक दिस, इस तरीके से करते तो ये हमारा पाई है, ये 0 है, तो इस तरीके से अगर करते तो कितना हो जाता, पाई प्लस अल्फ़ा के फॉर्म में हो जाता, पाई से अधिक हो जाता, पाई से अधिक हो जाता। हमारा जो वेरिएशन है 0 से लेकर के पाई तक है, समझेंगे, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये -पाई हो गया, तो पाई से अधिक हो जाता। देखें यहाँ तक पाई, इससे अधिक हो जाता, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में अधिक जाते ना। लेकिन जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसका, प्रिंसिपल जो ब्रांच है आर्गूमेंट का, -पाई से पाई तक, मीन्स पाई से अधिक जाना ही नहीं है। जब पाई से अधिक नहीं जाना है, पाई से अधिक चला गया, देख रहे हैं पाई से अधिक चला गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम क्लॉकवाइज सेंस में ले लेते, देखिए क्लॉकवाइज सेंस में ले लेते, यहाँ से अगर आते तो क्या मिलता, क्लॉकवाइज सेंस में देखें तो यह पाई से अधिक तो हुआ नहीं। अगर क्लॉकवाइज सेंस में लेते तो इधर से अल्फ़ा है, तो इधर ये पूरा 180 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में तो इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। कितना लगा देंगे, माइनस। तो क्या लिखे थे, -पाई प्लस अल्फ़ा लिखे थे। इस केस में देखें कि जब हम इधर से मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज से मेजर कर रहे हैं, तो इससे आगे बढ़ नहीं रहा है, देखें ना, इसके अंदर ही है, इसके और इसके क्या है, अंदर है, तो आगे तो बढ़ा नहीं। अब लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो इससे आगे बढ़ जा रहा है। यही वजह है कि हम जब थर्ड में बातें अगर करते हैं तो हम मेजरमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज में ना करके किस में करते हैं, क्लॉकवाइज में करते हैं, ताकि जो ही वैल्यू आए इसके अंदर ही रहे, इसके बाहर ना जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम फोर्थ की बातें करते हैं। फोर्थ की बातें कर लें, या देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बातें करते हैं। यहाँ पे समझना है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें यहाँ पे, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, मीन्स अल्फ़ा। चलिए यहाँ पे हम वही बातें करेंगे। अगर हम इधर से मेजर करते, इधर से, तो क्या देख रहे हैं, पाई से अधिक हो गया। देखें ये पाई से तो अधिक हो गया, हमको पाई से अधिक जाना ही नहीं है, इसलिए फेल कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फेल कर जाएगा। क्लॉकवाइज अगर सेंस में लेते हैं, अगर इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज में ले लेते हैं तो एंगल कितना है, अल्फ़ा, तो इस पर कितना कर देंगे, -अल्फ़ा। तो देखें -पाई से तो अधिक हुआ नहीं, ये किसके किसके बीच में हुआ, ये 0 है, ये -पाई, ये पाई, इसी के बीच में रह गया, इसके बीच में रह गया। इसलिए हम इसका मेजरमेंट थर्ड और फोर्थ में जो ही आया है तो मेजरमेंट किस में किए हैं, क्लॉकवाइज में किए हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो भी वैल्यू आए वो हमारे इस प्रिंसिपल ब्रांच में मिले, इस प्रिंसिपल ब्रांच में मिले। यही वजह है
कि हम फर्स्ट और सेकेंड का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं, थर्ड और फोर्थ का मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं। आई बात समझ में? ये 100% बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये तो हम आर्गुमेंट की बातें कर लिए। आई बात समझ में? कौन सा आर्गुमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिस्कस कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बातें किए, जनरल आर्गुमेंट कितना होगा। तो चलिए जनरल आर्गुमेंट का तो हम बता देते हैं, लेकिन इसका जो डिस्कशन थोड़ा सा रुक करके करेंगे। अगर हम जनरल आर्गुमेंट की बातें कर दें, देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। अगर जनरल आर्गुमेंट की बातें अगर कर लेते हैं तो जनरल आर्गुमेंट का जो वेरिएशन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है देखेंगे। जनरल आर्गुमेंट की बातें जब भी करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस 2n पाई हो जाता है। कितना हो जाता है? 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल आर्गुमेंट जो होता है वो कितना हो जाता है? थीटा प्लस 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसका डिस्कशन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे ना, पोलर फॉर्म, उस केस में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तत्काल हम लोग को जो डिस्कशन करना है इस वीडियो में किसके बारे में करना है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बातें करना है। ठीक है, और जब जनरल आर्गुमेंट की बातें करेंगे तो उसमें कैपिटल लेटर से लिखा जाता है ARG। यहाँ पे देखें कैपिटल लेटर से ARG ऑफ Z। तो ARG ऑफ Z थीटा प्लस कितना होता है? 2n पाई होता है। 2n पाई कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने तो आर्गुमेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की बातें तो कर लिए। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ज़रा देखा जाए। चलिए एक आज सिंपल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन की हम बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फाइंड द फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से चारों क्वाड्रेंट में हम बताते हैं कि आर्गुमेंट कितना कितना होगा। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम कोई भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखेंगे यहाँ पे समझेंगे, चीज़ों को समझना है, एक एग्जाम्पल से समझना है। अगर हम लिख दें कि 1 + i, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं 1 + i, और ये कहीं से सब बताएंगे -1 + i। थर्ड यहाँ पे लिख दें किसका? -1 - i, एंड फोर्थ लिख दें 1 - i। एक ही क्वेश्चन से सब कुछ डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिस। तो ध्यान दिया जाए, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो सपोज कर लें कि क्या है यहाँ पे z के फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, a + ib के फॉर्म में है। a + ib के फॉर्म में है तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इसको हम प्लेन में किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके पॉइंट की बात करें, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा? रियल पार्ट्स कामा इमेजिनरी पार्ट्स, तो 0.11 हो गया। अब 0.11 की बात किए तो ये इसका साइन हो गया ++, दोनों साइन हमारा ++ हो गया। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ये किस में चला गया? फर्स्ट में। तो सबसे तो पहले मॉडुलस निकाल लें, तो mod z = कितना हो जाएगा? इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं, रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर मीन्स √2 हो गया। अब इसके आर्गुमेंट की बातें करते हैं। देखें
तो आर्गुमेंट यहाँ पे ए आर जी ऑफ जेड किससे डिनोट करेंगे, मान लिया हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देते, tan इनवर्स रियल पार्ट्स अपॉन इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड अपॉन क्या लिख देते हैं, रियल पार्ट्स ऑफ जेड लिख देते हैं। समझेंगे, चीज़ों को समझें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट देखें 1 है तो 1, और रियल पार्ट्स भी कितना है 1 है, तो 1/1। तो क्या देखने को मिला हमको यहाँ से, tan इनवर्स 1। तो इसका मतलब क्या कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो π/4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हो गया π/4 हो गया। तो यहाँ से आर्गुमेंट समझेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड सबसे पहले एक का तो फाइंड कर लिए, फर्स्ट वाले का तो फाइंड कर लिए। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड की बातें करें तो सेकेंड कितना है, जेड इक्वल्स टू -1 लाइक दिस। इसको अगर हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो -1, 1 हो जाएगा, रियल पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें, इस पॉइंट को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एक इसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि इसका साइन माइनस प्लस के फॉर्म में आ रहा है, तो सेकेंड में आर्गुमेंट कितना होगा, तो देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड सेकेंड में लेके चल रहा है, तो पाई माइनस अल्फ़ा बताए हैं, तो पाई माइनस अल्फ़ा पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए कितना है, π/4 है। कितना हो जाएगा, π/4। तो कितना हो गया यहाँ पे 3π/4 हो गया। इसी का ये थर्ड क्वेश्चन कितना है, जेड इक्वल्स टू -1 -i। तो अगर इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखें -1, रियल पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट्स, पहचान तो माइनस का माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट कितना होता है यहाँ पे, तो कितना होता है देखेंगे -π + अल्फ़ा होता है थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट, याद रखेंगे। तो -π + अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना आ गया, π/4 है, तो ये हो गया π/4। इसको सॉल्व कर ले, देख कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा -3π/4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं, तो z इक्वल्स टू 1 - i है। अगर इसको पॉइंट से हम देखना चाहें तो पॉइंट से क्या लिखेंगे, 1, -1, रियल पार्ट्स का इमेजिनरी पार्ट्स। पहचान क्या है कि प्लस माइनस, इसकी पहचान क्या है कि प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया। तो देखें, तो ये फोर्थ में चला गया। फोर्थ का आर्गुमेंट कितना होता है, तो यहाँ से देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर्थ में कितना होता है, -अल्फ़ा होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, π/4, ठीक है। तो -π/4। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपली एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लिखे, बस साइन चेंज करके डिफरेंट क्वाड्रेंट में ले गए और डिफरेंट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट भी बता दिए कि कितना कहाँ पे आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस क्वेश्चन के थ्रू कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट एंड डिफरेंट क्वाड्रेंट सभी लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर आर्गुमेंट निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लें, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से, एक ही वीडियो इसके लिए बहुत काफ़ी है आर्गुमेंट को समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे और उसमें जनरल आर्गुमेंट की भी बातें करेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बातें तो कर ही लिए हैं, जनरल आर्गुमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर हम लोग डिस्कस किए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, फाइंड द आर्गुमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, समझेंगे, फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -√3 - i है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट जरा फाइंड करते हैं। तो देखें सॉल्यूशन, z इक्वल्स टू कितना है, -√3 - i है। सबसे पहले तो देखें कि जब भी आर्गुमेंट फाइंड करना हो
तो जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है किसके फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। जब तक ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम उसका आर्गूमेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अभी हम सिखाएंगे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम जरूर सिखाएंगे। अब देखें यहाँ पे इसका आर्गूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की बातें करें, अगर है इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कितना होगा, -√3 -√3 -1। ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस माइनस के साथ है। तो देखें स्टूडेंट, मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुने। चाहे आर्गुमेंट जो भी पॉइंट हो वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, जो जैसे भी हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्टली वी फाइंड एक्यूट एंगल फाइंड करना होता है। एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा हमको क्या फाइंड करना होता है, एक्यूट एंगल मीन्स यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा, एक्यूट एंगल अल्फ़ा, ठीक है, और किसके इक्वल, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन रियल पार्ट्स करके। सबसे पहले एक बार और सुन लें कि कोई कुछ भी लिखा रहे, हम सबसे पहले एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे इसका मतलब अगर इसमें हम अल्फ़ा का कैलकुलेशन करें, अल्फ़ा मीन्स एक्यूट एंगल, तो कितना होगा, तो tan इनवर्स क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स की बातें करेंगे ना, तो इमेजिनरी पार्ट्स तो -1 है, देखें इमेजिनरी पार्ट्स -1 है, अपॉन रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स कितना है, -√3। देखें मॉड में लिखे हैं ताकि इसके अंदर माइनस भी आएगा तो उसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्यों, ताकि एक्यूट एंगल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√3। अब tan कितने डिग्री की वैल्यू, 1/√3, तो 30 डिग्री, तो 30 मीन्स π/6। तो अल्फ़ा तो कैलकुलेट कर लिए कि यहाँ से π/6 होगा। अल्फ़ा कैसा एक्यूट एंगल निकला, एक्यूट एंगल निकला मीन्स 0 से लेकर के 90 तक, 30 डिग्री की तो बातें कर लिए। लेकिन ये हमारा आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं होगा, अगर यहीं पे ला कर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखें ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड में लाई कर रहा है, तो थर्ड का आर्गूमेंट लिखेंगे। किसका आर्गूमेंट लिखेंगे, थर्ड मीन्स लिख देंगे सिंस द पॉइंट इतना इतना लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम क्या लिख देंगे कि सिंस द पॉइंट -√3 कामा -1 कहाँ पे, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज ऑन किस में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझेंगे, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया तो इसका आर्गुमेंट तब थर्ड क्वाड्रेंट का हम लिखेंगे। तो ARG कितना होता है, -π + अल्फ़ा। समझे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझें कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, पॉइंट चेक कर लिए कहाँ पे है, थर्ड में, तो थर्ड का आर्गुमेंट कितना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर्गुमेंट चाहे कहीं का भी हो, सबसे पहले हम एक्यूट एंगल पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक्यूट एंगल, ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट वो पॉइंट कहाँ पे उसके अनुसार हम आर्गुमेंट लिख देंगे। तो -π प्लस कितना हो गया है, 5π/6, तो कितना हो जाएगा, -5π/6 इसका आर्गुमेंट हो गया। तो यह जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इस केस में इसका आर्गुमेंट हम कितना पा गए कि -5π/6 पाए, ठीक है। अब देखें, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आर्गुमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखें, एक क्वेश्चन मेरे पास है, कुछ इस तरीके से है, देखेंगे यहाँ पे। मान लें क्वेश्चन हमारा वही है कि फाइंड द आर्गुमेंट, यहाँ पे देखें, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, किसका आर्गुमेंट फाइंड करना, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -2 + 2√3i, इसका आर्गुमेंट हमको फाइंड करना है। किसका आर्गुमेंट कितना हुआ, चलिए कैलकुलेट करते हैं।
तो देखें इसका सोल्यूशन को लिखा जाए तो z इक्वल्स टू -2 + 2√3i है। इसका पॉइंट कितना होगा, अगर इसको p मीन्स पॉइंट से देखा जाए तो -2 देखें -2 2√3। तो देखें माइनस और प्लस आ रहा है मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड में चला गया। देखें माइनस एंड प्लस आ रहा है तो एक इसमें चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट अभी नहीं लिखेंगे। पहला क्या फाइंड करेंगे, एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक्यूट एंगल अल्फा पे बच चलते हैं। एक्यूट एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स, समझेंगे इमेजिनरी पार्ट्स अपॉन कितना रियल पार्ट्स। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan इनवर्स, समझेंगे इमेजिनरी पार्ट्स कितना है, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स हम लिखेंगे, यहाँ से मॉड में लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, तो 2√3 अपॉन -2। तो देखें कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया -√3। अब देखें मॉड हम क्यों लगाए, माइनस में आ गया ना ये, तो माइनस को प्लस समझा जाए, मॉड में है तो मीन्स tan इनवर्स कितना √3, ठीक है, tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 का मतलब tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होता है, तो सभी लोगों को पता है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है, π/3। ये तो अल्फा आ गया, एक क्यूट एंगल तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए। अब इस पे हम कहाँ पे लेके चलेंगे, पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्गूमेंट, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट लिखेंगे। तो देयरफॉर देखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड सेकेंड में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा होता है सेकेंड का, क्या लिख देंगे पाई माइनस अल्फा कितना हो गया π/3, तो 2π यहाँ पे 3 हो गया। देखिए ना, तो इस तरीके से हमको वर्क करना है। 100% हम गारंटी दे रहे हैं, कितना 100% गारंटी दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का आर्गुमेंट कभी भी फंस नहीं सकता है, अगर इस तरीके से सभी लोग सीखते हैं तो। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फटाफट नोट करिए, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है कि फाइंड द आर्गुमेंट। और अभी कौन सा आर्गुमेंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, समझेंगे फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो अभी हम क्या समझाए हैं कि जब भी आर्गुमेंट फाइंड करना हो, मॉडुलस फाइंड करना हो या कॉन्जुगेट, तो हमको a + ib के फॉर्म में चाहिए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे z इक्वल्स टू 1 + i अपॉन 1 - i, तो सबसे पहले चेंज इन a + ib फॉर्म, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो देखें 1 + i अपॉन 1 + i, इसके डिनोमिनेटर से चेक करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 - i होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करिए तो 1 - 1 + 2i अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 1। ये तो समझाने वाली बात तो है नहीं। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो समझ लेंगे यहाँ से a + ib होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² + 2iab, एंड a + ib एंड a - ib का प्रोडक्ट कितना होगा a² + b², ठीक है। अब देखें 1 से 1 कैंसिल, तो ये देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली i मिलेगा। z इक्वल्स टू आई बात समझ में। i का मतलब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 0 + i भी तो लिख सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट जिसे दिखाने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। अगर हम क्वाड्रेंट की बातें करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट की अगर हम बातें कर लेते हैं, तो पहले तो बात तो देख लें कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। यह z इक्वल्स टू i हो गया, तो ये कहाँ पे होगा, ये प्योरली क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट से मीन्स y पे लाई करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जब रियल पार्ट 0 है। अब देखें इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z कितना लिख देंगे, तो tan इनवर्स रियल पार्ट्स अपॉन इमेजिनरी पार्ट्स। देखेंगे रियल पार्ट्स अपॉन इमेजिनरी पार्ट्स,
तो रियल पार्ट्स कितना, वेरी सॉरी इमेजिनरी पार्ट्स अपान रियल पार्ट्स, तो इमेजिनरी पार्ट्स कितना यहाँ पे देखें, अगर इसको पॉइंट से लिखना चाहें तो 0,1, तो 1 बाई कितना हो गया 0, ठीक है। अब 1 बाई 0 का मतलब क्या, इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स कितना इन्फिनिटी, तो कितने डिग्री की वैल्यू यहाँ पे, कितने डिग्री की वैल्यू, तो सबको पता है कि π/2। तो यहाँ पे क्या देखें कि आर्गूमेंट ऑफ z, इस केस में जो आर्गूमेंट हम फाइंड किए हैं, देखें इस केस में जो आर्गूमेंट फाइंड किए वो कितना आ गया, π/2 आ गया, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सबको क्या करना है, धैर्य रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सभी लोगों ने क्या आर्गूमेंट सीख लिया, वो भी कौन सा आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आज हम लोग डिस्कस किए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।